स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में बोर मॉडल पे काम कर रहे थे और बोर मॉडल में हम लोग एटम के लिए रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी निकाले थे। तो आपने एक पॉइंट नोटिस किया होगा कि जो एनर्जी का हमारा वैल्यू आया था, उस एनर्जी के वैल्यू में इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी नेगेटिव आ रहा था। आपने सोचा या कभी ऐसे दिमाग में आ रहा है कि एनर्जी निगेटिव क्यों हो रहा है? तो जो हमारा मैथमेटिकल जो आया था वैल्यू, वो आया था कि एनर्जी इजकल टू आया था यहाँ -2 पाई स्क्वायर एम E4 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर H स्क्वायर। तो जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिए थे तो वहाँ पर दोनों चार्ज, एक जो हमारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस था और एक हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव, न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव था और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव था, और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई किए थे तो माइनस ये साइन आ गया था। ये तो हो गई बात, ये तो मैथमेटिकल हमारे पास था। और मैंने कहा था कि हमारा रेडियस बढ़ता है, एनर्जी भी बढ़ता है और वेलोसिटी घटता है। यहाँ कंट्राडिक्शन की बात। तो अब यहाँ पर ये सोचना होगा कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी। ये नेगेटिव वैल्यू क्या हम लोग को बताता है, इसका मतलब क्या निकलता है हाइड्रोजन एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉन है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में ये बताना चाहूँगा कि अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में जाता है, रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि वो एटम से बाहर चला गया, दैट मीन्स कि वो इन्फिनिटी में चला गया। इन्फिनिटी मतलब वो रेस्ट में चला गया। तो जब वो रेस्ट में चला गया तो उस समय आपने जब उसका एनर्जी निकाला था तो यहाँ n का वैल्यू इन्फिनिटी रखा था। तो जैसे ही आपने n का वैल्यू इन्फिनिटी रखा था तो ये एनर्जी जीरो हो जा रहा था। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब हमारे पास एटम से बाहर चला जाता है तो वो जीरो एनर्जी पोजेस करता है। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन जब बाहर होता है और नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है तो वहाँ पर उसको अट्रैक्ट करता है। तो जब वो अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा तो वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा एनर्जी रिलीज करता है। तो जो एनर्जी रिलीज करता है उसका साइन हमेशा, चाहे वो हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के लिए निकले तो भी माइनस होगा, सेकंड के लिए निकले तो भी माइनस होगा, थर्ड के लिए निकले तो भी माइनस होगा, और सबसे ज़्यादा अगर एनर्जी उसका होगा तो जब वो एटम से बाहर चला जाएगा तब। तो ये देखिए नेगेटिव आने के पीछे कारण क्या हमारा हुआ कि नेगेटिव आने के पीछे कारण हुआ कि हमारे पास वो रेस्ट में था तो उसका एनर्जी जीरो था, और जैसे जैसे वो इन्फिनिटी से न्यूक्लियस के तरफ आने लगा, जैसे जैसे न्यूक्लियस के नज़दीक आने लगा वैसे वैसे डिस्टेंस कमता है, और डिस्टेंस कमता है तो हमारा जो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स का वैल्यू बढ़ता है और एनर्जी बढ़ता है। और एनर्जी फर्स्ट शेल का सबसे हमारे पास जो हुआ कम क्यों हुआ, तो ये कम होने के पीछे कारण हुआ कि नेगेटिव में सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड रखने वाला फर्स्ट शेल का हाइड्रोजन के लिए एनर्जी आता है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर सारे वैल्यू को रखा था, रखने के बाद फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम किया था तो देखा था कि एनर्जी का वैल्यू जो आया था वो आया था -2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाई N स्क्वायर जूल पर एटम। या यू हम लोग दूसरे यूनिट में गए थे, किलो जूल पर मोल में जा रहे थे तो ये वैल्यू आ रहा था कि -1312 बाई N स्क्वायर किलो जूल पर मोल में ये आता था। और जब हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आते थे तो एनर्जी का वैल्यू हमारा आता था -13.6 बाई N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में ये कर लिया था। सिर्फ आज मैंने इसमें एक नई बातें एंट्री किया कि नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या होता है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में जाता है तो उसका एनर्जी जीरो हो जाता है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस के तरफ वो अट्रैक्ट होता है वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाता है और एनर्जी रिलीज होता है। जैसे जैसे एनर्जी रिलीज होता है वो हमारे लिए बाहर जाता है, इसीलिए उसका साइन जो है निगेटिव दिया जाता है और कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सेल के अंदर निगेटिव होता है। और जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर जाता है वैसे वैसे हमारा सेल का जो एनर्जी होता है बढ़ते जाता है।
अब हमारे पास जो बातें होने वाली है यहाँ पे तो ये हम लोग सीख गए। अब होता है कि इसका वेव नंबर कैसे निकालते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। तो वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना चाहते हैं तो कहा जाता है कि एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन का तब तक चेंज नहीं होता है जब तक कि वो जंप नहीं करता है। जंप का मतलब क्या होता है, जब तक कि वो अपना पोजीशन नहीं बदलता। पोजीशन बदलने का मतलब क्या हुआ कि अभी तक के जो हमारा पढ़ाई हुआ है एटम में हम लोगों ने देखा कि एक न्यूक्लियस है और एक सेल है। अभी दो ही बात पे अभी हमारा ना सबसेल के बारे में कोई जानकारी आई है ना ऑर्बिटल के बारे में कोई जानकारी आई है, आने वाले में थ्योरी में आ सकता है। लेकिन अभी जो हम लोग के पास है कि अगर सेल में इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से घूम रहा है तो वो जब तक अपने पोजीशन को नहीं बदलेगा, जंप नहीं करे। जंप करने का मतलब क्या हुआ कि वो अपने लोअर सेल से हायर सेल में नहीं जाएगा या हायर सेल से लोअर सेल में नहीं जाएगा, तब तक वो अपना एनर्जी को चेंज नहीं करेगा। यानी एनर्जी बदलने के लिए एनर्जी हमारा तभी उसमें चेंज होता है जब वो लोअर सेल से हायर सेल में जाए या हायर सेल से लोअर सेल, और वहीं पे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट आता है। तो अब उसको निकालने के लिए हम लोग एक इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारा इक्वेशन क्या था कि एनर्जी का इक्वेशन हमारा ये था, शुरू में ये था। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग कंसीडर करें कि हमारे पास ये जो न्यूक्लियस है एटम का और ये सेल है और ये सेल है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से चाहे यहाँ जा रहा है या यहाँ से यहाँ आ रहा है और इसकी एनर्जी सपोज कर ले E1 है और इसकी एनर्जी E2 है। ये सेल नंबर N1 है और ये सेल नंबर N2 है। और इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए अगर आप दोनों के लिए एनर्जी का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ -2 पाई स्क्वायर m E4 z स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर h स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट सेल के लिए निकालना चाहते हैं तो E2 इजकल टू -2 पाई स्क्वायर m E4 z स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर h स्क्वायर। अब या तो एब्जॉर्प्शन एनर्जी होगा या तो हमारा इमिशन एनर्जी होगा, या तो लो से हाई में जाएगा या तो हाई से लो में जाएगा। अब क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ डिफरेंस ले लेते हैं, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो डेली बोले तो E2 माइनस E1 और E2 माइनस E1 तो हम लोग मैक्स प्लैंक की थ्योरी में पढ़ा था कि Hc बाई लेमडा दैट मीन्स इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 में से 1 को घटा देंगे तो हमारे पास होगा 2 पाई स्क्वायर m E4 z स्क्वायर बाई h स्क्वायर दैट इज 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। ये देखिए इक्वेशन आपके सामने आ गया, ये चेंज हो गया, ये हमारे पास दोनों के चेंज हो गया। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे 1 बाई लेमडा दैट इज that reciprocal of wavelength. This is called wave number. This is called wave number. Now this equation can be written like this one CHQ and this is 1 by N1 square minus 1 by N2 square. Student, this equation given by Rich. So this is called Rich equation. RITZ, Rich equation. This is called Rich equation. अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये रिच इक्वेशन है, इसमें एक रिडबर्ग कांस्टेंट है। तो जैसे हम फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए काम करना शुरू करेंगे तो जेड का वैल्यू 1 कर देंगे। नाउ दिस इक्वेशन इज कॉल्ड रिडबर्ग इक्वेशन एंड दे प्रोवाइड रिडबर्ग कांस्टेंट। यानी मैंने कहा जेड जो होता है हर एक एटम का बदलता है। आप हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए, किसी के लिए भी जेड सिर्फ चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जब हाइड्रोजन एटम के लिए काम करूंगा तो रिच इक्वेशन जनरल फॉर ऑल एटम्स, but Rydberg equation that is only for hydrogen atom. So only for hydrogen atom, now I put the value of the Z is equal to 1. Z is equal to 1 for hydrogen atom. For hydrogen atom, then your equation becomes 1 by lambda is equal to nu bar that is 2 pi square m E4 by CHQ and that is 1 by N1 square minus 1 by N2 square. Now this equation is called Rydberg equation. This is called Rydberg equation. Rydberg equation. स्टूडेंट यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बार ये जी में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पूछा गया था Rydberg इक्वेशन इनमें से कौन है। मैक्सिमम बच्चे ने इस पर टिक आउट किया था। दोनों में अंतर है। Rydberg ने सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए काम किया था
और रिच ने फॉर ऑल एटम के लिए जनरल काम किया था। और ये जो वैल्यू है, ये देखिए जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, दिस इज रिडबर्ग कांस्टेंट। इसमें ऑल टर्म्स आर कांस्टेंट, एक भी ऐसा नहीं जो कांस्टेंट नहीं है। देखिए पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, और एच प्लैंक कांस्टेंट्स, ऑल आर कांस्टेंट, एंड ऑल दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम। नाउ you write here RH, R for Rydberg, H for hydrogen, RH, and RH equal to 2 pi square m E4 by E के पावर 4 by CH3। और मैंने जैसे कि पिछले क्लास में बताया था कि all constant value put up in this equation you will get a numerical value। numerical value बोले तो that is equal to 1.096 into 10 to power 5 per centimeter। This is the Rydberg, that is the unit of the Rydberg constant is the per centimeter। अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन बन गया, 1b lambda equal to nu bar equal to 1.096 into 10 to power 5, and that is 1 by n1 square minus 1 by n2 square। This is your equation। With the help of this equation, we calculate the different series wavelength and frequency of hydrogen spectrum। In hydrogen spectrum there are 6 series known, Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Peep and Humphrey। ये हमारा 6 सीरीज है। उन 6 सीरीज का जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालते हैं यूजिंग फ्रॉम दिस इक्वेशन कमिंग फ्रॉम दिस बोर मॉडल। बोर मॉडल से इसको हम लोग लेते हैं। इसी इक्वेशन से हम लोग वहाँ देखिएगा कैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ तो कैसे वहाँ वैल्यू निकाला जाएगा। कुछ कमेंट्स आपके मैंने देखा था, आया था कि आप लोग कह रहे थे कि जी का क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आप की है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं। मैं बहुत छोटी सी क्वेश्चन रखूंगा। अभी जैसे मैंने जी का क्वेश्चन एक सॉल्व यहां बताया कि देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्ट पकड़ने होते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे पकड़ाता है? ऑब्जेक्ट पकड़ाता है कि आपको एग्जैक्ट बात पता होनी चाहिए। देखिए रिच इक्वेशन और रिडबर्ग इक्वेशन दोनों कितना कंपेयर करिए तो कितना मिलता जुलता है। ओनली डिफर बाय द जेड। एक में जेड स्क्वायर लिख दिए, एक में जेड स्क्वायर हटा दिए। रिडबर्ग केवल हाइड्रोजन के लिए काम किए थे और रिच किसके लिए काम किए थे? फॉर ऑल एटम के लिए काम किए थे। तो इसमें बोर थ्योरी में जो मैक्सिमम हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, आप देखिएगा मैं आपको 2-3 पहले मैं एनर्जी की बात करूं, फिर मैं आपको रेडियस की बात करूं, वेलोसिटी की बात करूं, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? अब यहाँ पर आयोनाइजेशन, जैसे अब आपके पास जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जी के लिए होते हैं एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन इंथैल्पी और इंथैल्पी भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले आप डेफिनेशन को देखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या है। हम लोग बोलते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, नॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड और गैसियस एटम। यानी आपके पास 4 कंडीशन इसमें इस डेफिनेशन में बोले गए हैं। कौन कौन से कंडीशन बोले गए हैं? कहता है कि वो कम से कम एनर्जी होना चाहिए। किसके लिए? एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। दूसरी बात, कहां से निकालने के लिए? तो उसके वैलेंस शेल से, आउटर मोस्ट शेल से निकालने के लिए, जो सबसे अंतिम शेल है उसके शेल से निकालने के लिए। और किस तरह के एटम से? तो आइसोलेटेड या गैसियस एटम। तो आपको तो ये 3 बात तो बहुत क्लियर है कि आपको ये पता है कि मिनिमम अमाउंट एनर्जी क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल पता है क्या होता है, आपको बैलेंस शेल बोले आउटर मोस्ट शेल बोले एक ही बात है, आपके पास गैसियस एटम भी पता है। लेकिन आइसोलेटेड वर्ड जो है ये थोड़ा आपको समझना होगा, या समझ रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? भीड़ में से किसी एक को निकाल देना है। भीड़ में से किसी एक को निकाल देना, आइसोलेट हो गया। बहुत लोग हैं, 10, 20, 50 लोग, एक बार हो गए, आइसोलेट हो गए। मतलब क्या हुआ कि यू हैव सैंपल ऑफ एटम, आपके पास एटम की सैंपलिंग है। मतलब आप हाइड्रोजन एटम लिए हैं ना, तो कोई वेट लिए है, और वेट लिए तो उसमें लाखों करोड़ों एटम है, उसमें से एक हाइड्रोजन को अलग करना होगा। दिस इज द वेरी वेरी डिफिकल्ट वर्क। ये एक एटम को निकालना बहुत डिफिकल्ट वर्क है, बट आपको तो ये न्यूमेरिकली करना ही होगा। यानी
एक हाइड्रोजन एटम को बाहर करना होगा, उसको गैसियस फॉर्म, अगर गैसियस में है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, हाइड्रोजन चूंकि नेचुरली गैसियस होते हैं, गैस है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, उसको एटॉमिक फॉर्म में ले जाना होगा और वहां से एक एटम को बाहर करना होगा, उसके ये जो एटम बाहर आइसोलेट हो गया, दिस इज आइसोलेटेड गैसियस एटम, और उसके आउटर मोस्ट शेल से, अब यहां तक जो एनर्जी लगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं कहते हैं, यहां तक जो एनर्जी लगा आइसोलेट करने वाली इसको आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं कहते। अब कहता है कि यू हैव आइसोलेटेड गैसियस एटम, देन यू अप्लाइंग एनर्जी फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी हम लोग इसको इस भाषा में कह सकते हैं कि हमारे पास जैसे ये एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है निकालने के लिए, तो हम लोग कहते हैं कि E इंफिनिटी माइनस E पार्टिकुलर सेल, जैसे हम हाइड्रोजन के लिए करें तो हाइड्रोजन में फर्स्ट सेल होता है, हम अगर दूसरे एटम की बात करेंगे, सोडियम की बात करेंगे तो थर्ड सेल होगा, तब E थर्ड लिखेंगे। यानी दैट मीन्स हाइड्रोजन की अगर हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने की बात कर रहे हैं तो E इंफिनिटी माइनस फर्स्ट सेल, क्योंकि फर्स्ट सेल में ही होता है, और हम लोग को पता होता है कि हाइड्रोजन के अगर आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल जाते हैं तो E इंफिनिटी हमारा 0 आता है, माइनस पहले सेल के लिए आप अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालते हैं तो आपको माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था, याद कर लीजिए ये आया था। तो ये देखिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी हुआ, ये हुआ फॉर हाइड्रोजन एटम। ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी निकला ये हाइड्रोजन एटम के लिए आपने निकाला। अब आपके पास इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे कि सपोज कर लीजिए कि हीलियम प्लस के लिए जो एनर्जी है वो x है, तो लिथियम डबल प्लस के लिए क्या होगा, क्यों? क्योंकि बोर मॉडल में एक लिमिटेशन भी है और फिजिबिलिटी भी है कि सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस के लिए ही एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी की बात की गई थी, या की जाती है या की जाती रहेगी। दैट मीन्स कि ये जो हमारे पास निकला हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन में एक सिंगल मोनो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन वाला स्पेसिस है, तो हमको हीलियम की भी बात करेंगे तो हीलियम प्लस की बात करेंगे, अगर मैं लिथियम की बात करूंगा तो लिथियम डबल प्लस की बात करूंगा, अगर हमारे पास बेरिलियम की बात करूंगा तो बेरिलियम ट्रिपल प्लस की बात करूंगा। तो मेरे को किसी का एनर्जी निकालना, किसी का रेडियस निकालना, मेरे को इक्वेशन पता है। अब जैसे सपोज कर लीजिए, जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे ला रहा हूँ, देखिए जैसे आप क्वेश्चंस जी में या नीट में कैसे आते हैं, क्वेश्चन होगा कि कैलकुलेट एनर्जी ऑफ, ऐसे आएगा, मैं जैसे क्वेश्चन यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ lithium 2 plus when energy of helium plus is x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं जनरल लेके चल रहा हूँ, मैं कोई भी वैल्यू यहाँ नहीं दिया, मैं जनरल लेके चल रहा हूँ कि अगर हमारे पास हीलियम के लिए x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हमारे पास लिथियम के लिए कितना होगा, ये निकालना है। आपको क्या करना है, आपको पता है एनर्जी का आपने इक्वेशन निकाल लिया है कि आपने एनर्जी निकाला है कि अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहे हैं तो निकाला है कि माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये वैल्यू आपने निकाल लिया है। यहाँ पर आप जो वैल्यू निकालते हैं, एन रखते हैं वो पार्टिकुलरली 1 होता है, और जो जेड रखते हैं वो हमारे, तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ रहा है, ये जो हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, के का वैल्यू जो आ रहा है, इस के को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर इसका देखिए, सपोज कर लीजिए कि इसका वैल्यू x इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ, देखिए यहाँ पे हम लोग इसके बराबर x कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर x कर दिए। हमारे पास ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे नहीं दे या कुछ भी करे, वहां से हमको कोई मतलब नहीं है। हम अगर ये वैल्यू नहीं रहता तो सीधे क्या करते हैं कि यहाँ पर के मानते, अब के मान के के टर्म में x का वैल्यू निकालते। सपोज कर लिए मेरे को नहीं पता था तो इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे हमको नहीं पता कि वैल्यू इसका कितना है, हमने क्या किया, माइनस लिखा और यहाँ पर के लिख दिया। अब इस के को वैल्यू निकाल लिया, तो के का वैल्यू हमारा कितना होगा, के इजकल टू माइनस एक्स एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारा। अब हमारे पास ये किसके लिए है, तो हमारा हीलियम के लिए है, तो हीलियम के लिए माइनस एक्स एन स्क्वायर 1 ही रखना है और जेड का वैल्यू 2 स्क्वायर, दैट इज माइनस एक्स बाई 4, ये हमारा निकल गया। के का वैल्यू माइनस एक्स बाई 4 है, किसके लिए, तो हमारे पास हीलियम के लिए। अब ये के जो है ना, किसी भी एटम के लिए कांस्टेंट होगा, चाहे वो हाइड्रोजन के लिए हो,
हीलियम के लिए हो या लिथियम के लिए हो। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि अगर लिथियम के लिए वैल्यू निकालना है तो आप देखिए एनर्जी हम लिथियम के लिए निकालने जा रहे हैं तो माइनस के यही रहेगा Z/n²। के का वैल्यू हो गया -x/4 और देखिए Z लिथियम के लिए 3 तो हो जाएगा 9 और n का वैल्यू 1 तो 1 दैट इज -9/4x। अब जो यहाँ x का वैल्यू हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा यहाँ पुट कर दीजिएगा, आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए ना यहाँ तो हाइड्रोजन की चर्चा भी नहीं हुई, हाइड्रोजन की लिए चर्चा नहीं था, हम लोग हीलियम का दिया हुआ था, लिथियम का निकाले। तो कोई भी पार्टिकुलर आपके पास एटम आता है तो डोंट बी कंफ्यूज, हमेशा ट्राई करिए, इसी से हमको निकालना है। अब मैं इनकी बोर की जो फिजिबिलिटी, दो फिजिबिलिटी था जिसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की चर्चा की गई थी, तो मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे काम कराना चाहता हूँ। क्या था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम के बारे में पहले भी बताए हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लिया गया। शुरू से ही एक देखिएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक खासियत है कि जो भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं मोस्टली डिस्चार्ज ट्यूब में हुए हैं। और उसके बाद जब हम लोग पोटेंशियल सेटअप करते हैं तो जो गैस के हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं वो ब्रेक करके एटम में जाते हैं और वो एटम के जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट करते हैं, एक्साइट फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, ऐसे करते हैं और उसके बाद पोटेंशियल को रोक दिया जाता है। तो जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग सेल में चले जाते हैं, अलग अलग सेल में चले जाते हैं और अलग अलग सेल में जाने के बाद फिर वो क्या करते हैं कि जब पोटेंशियल स्टॉप करते हैं तो फिर वो वापस आते हैं। तो चूंकि उनको एनर्जी मिला था तो एक्साइट हो गए हैं, फिर वो एनर्जी जब रोक दिया गया तो वापस आने लगे। तो वापस जब आने लगे तो वी हैव अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे होता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, इतना लाइन कैसे बना सकता है? एक लाइन बनाने के लिए, एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए इन्फिनाइट मेरे को पॉइंट चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट मानते हैं तो क्वेश्चन है कि वी हैव अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस। हमारे पास एक हाइड्रोजन गैस नहीं है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है ना सैंपल 1 ग्राम ही है, 1-2 ग्राम है। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल आप निकाल सकते हैं कंसेप्ट ऑफ मोल से, और वो टूट के डबल हो जा रहे हैं एटम में। और एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हमारे पास 10 लाख एटम है तो 10 लाख इलेक्ट्रॉन है, 10 लाख इलेक्ट्रॉन है, और उस 10 लाख इलेक्ट्रॉन में अलग अलग एनर्जी उसको मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास हर एक का इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी अलग अलग है, तो अलग अलग वो सेल में ट्रांसफर हो रहा है। और फिर जब उधर से आ रहा है तो अलग अलग ट्रांसफर होकर आ भी रहा है। कोई क्या करे कि 5वें से सीधे फर्स्ट में आ जा रहा है, कोई 5वें से चौथे में आ जा रहा है। नहीं, जाने का क्रम भी हमारा अलग अलग स्टेप से अलग अलग है, आने का क्रम भी अलग अलग स्टेप है। इस दरमियान वो क्या करता है कि हमारे पास लाइन बनाते हैं, उस लाइन को हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं। जब उस लाइन का हम लोग वेवलेंथ निकालते हैं और फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो वो एग्जैक्ट अलग अलग आता है, और उसके लिए हम लोग फिर क्या करते हैं, उसको एक एरे में अरेंज कर देते हैं। टोटल जितने हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन है, सीरीज है, सबको एक एरे में अरेंज कर देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब देखिए आप लोग को मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में जो थोड़ा सा सीट है मैं यहाँ करके फिर वापस मैं बोर्ड पे जस्ट आ रहा हूँ। आप लोग देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा कि देखिए यहाँ पर कि बोर के थ्योरी में कैसे एक्सप्लेन किया गया कि अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन हाइड्रोजन रिमेन्स इन अ ग्राउंड स्टेट एंड इट्स ओनली इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज फर्स्ट ऑर्बिट। ये क्वेश्चन ही जानबूझकर मैंने इसको लिया है कि आपके दिमाग में आएगा कि जब हाइड्रोजन के पास मात्र एक इलेक्ट्रॉन होता है तो फिर इतने लाइन कहाँ से बनाता है। तो मैंने भी वहीं से शुरू किया है कि देखिए भाई सही बात है कि हाइड्रोजन के पास मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। फिर क्या होता है, तो फिर कहा गया कि वो हाइड्रोजन को डिस्चार्ज ट्यूब में जो रखा जाता है ना, वो एक सैंपल होता है, और उस सैंपल में जो एटम हमारे पास होते हैं ना बहुत सारे होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं जब हम लोग पोटेंशियल उसमें सेटअप करते हैं, और एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है वो सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके ऊपर चले जाते हैं। और जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने के क्रम में फिर अब क्या देखते हैं कि जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ से फिर एक्साइटेशन होता है, और जैसे पोटेंशियल को रोकते हैं वो फिर डी एक्साइटेशन, फिर वो वापस आने लगते हैं। थोड़ा सा मैंने स्पेक्ट्रम का एक यहाँ पर पिक्चर भी देखिए दिखा दिया है कि कैसे गैस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन को कंटेन किया गया है, फिर यहाँ से जब स्लिट से होते हुए पास किया गया, फिर यहाँ प्रिज्म में दिखाया गया है। ये आपको पता है कि स्पेक्ट्रम का आपको पता है, यहाँ पर कलर दिखाया कि विजुअल रीजन में, यहाँ भी मैं दिखाऊंगा कि विजुअल रीजन है, और उस विजुअल रीजन में कलर मिलता है। उस कलर को लेकर मैंने थोड़ा सा स्पेक्ट्रम को यहाँ से लेकर के कहा, लेकिन हमारा पिक्चर यहाँ दूसरा होगा, बट एक्सपेरिमेंटल पिक्चर जो है ये हुआ है। अब जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं
कि जब भी ट्रांजिट करता है, ट्रांजिट का मतलब होता है कि लोअर सेल से हायर सेल में जाना, फिर हायर सेल से लोअर सेल में आना, बट उनके क्रम अलग अलग होंगे, क्रम अलग अलग होंगे, जिस क्रम में जा रहा है उसी क्रम में आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बट जब वो डिफरेंट क्रम स्टेप से जाते हैं, डिफरेंट स्टेप से आते हैं, तो वहाँ पर लाइन क्रिएट होता है, और उस लाइन का अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्टडी किए, अलग अलग उसका नाम पड़ा। जैसे सब सारे रे ऊपर गए और जितने रे वापस फर्स्ट पे आ गए, चाहे वो 5th से आवे, 6 से आवे, 2 से आवे, 3 से आवे, अगर वो 1 पे आ गए ना, तो उसका स्टडी लाइमन ने किया था, इसलिए उसको लाइमन सीरीज बोला गया। देखिएगा उसका मिनिमम और मैक्सिमम मैं वेवलेंथ निकालूंगा, एकदम टोटली डिफरेंट होगा। फिर इसी तरह से जब वो सेकंड सेल पे आके रुक जाएंगे तो उसको हम लोग कहते हैं बाल्मर सीरीज, थर्ड पे रुक जाएंगे तो पास्चन सीरीज, फोर्थ पे ब्रैकेट, फिफ्थ पे पी फंड और छठे पे हम्फ्री। यानी अभी तक 6 सीरीज हमको नोन है, पता है, और इसी 6 सीरीज से हम लोग सेल से सब सेल में जाते हैं, फिर ऑर्बिटल्स में जाते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ भी देखिए, मैंने भी आपको पिक्चर में भी दिया है, जो अभी मैं बोल रहा था। देखिए यहाँ से कि हमारा 7वें सेल से चला फर्स्ट पे, 6ठे से चला फर्स्ट पे, 5वें से फर्स्ट पे, चौथे, देखिए देखते जाइए, यानी ऑल अबव रेज, दैट मीन्स ड्रॉप टू द फर्स्ट सेल, सब ऊपर से चला और फर्स्ट पे आया। इसका स्टडी लाइमन ने किया। जब वो सेकंड पे आया तो इसका बाल्मर ने, थर्ड वाले पास्चन ने किए, फोर्थ वाले ब्रैकेट ने, पीफंड ने, और ये देखिए हम्फ्री है, जो 2 ही लाइन दिखाया गया, यहाँ पे वो नाम नहीं लिखा हुआ लेकिन हम्फ्री है। तो इसका मतलब हुआ कि पार्टिकुलर सेल के एल एम एन ओ पी क्यू आर फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 वो आते गया, और हम लोग यहाँ देखे, और इसी को जब इसका मैं आपको यहाँ पर वेवलेंथ निकालूंगा, अभी निकाल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, तो आप देखिएगा कि यहाँ सबसे मिनिमम वेवलेंथ होगा और यहाँ सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगा, और ये एक एरे में अरेंज हो गया। सो दिस लाइन आर कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसी को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो दिमाग में आपके पास अगर कोई भी ये इस तरह की बातें उठ रही है कि हाइड्रोजन में तो मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसे इतना लाइन क्रिएट करता है, तो मैंने अभी के अभी बता दिया कि 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास जरूर है, बट हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस लिया गया है वो एक सैंपल लिया गया है, और वो जो सैंपलिंग हुआ है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और जैसे ही उसको पोटेंशियल मिला है वो एटम में कन्वर्ट हुआ है, और हर एक एटम एक्साइट करके अपने अपर सेल में गया है, और पोटेंशियल जब उसको प्रोवाइड करना हम लोग बंद कर दिए हैं, तो वही इलेक्ट्रॉन फिर हमारे पास डी एक्साइटेशन मोड में आकर के बहुत सारे लाइन क्रिएट किए, और इन सारे लाइंस का आपके पास जो है अलग अलग हमारे पास वेवलेंथ मिलेगा। अब ब्लैक बोर्ड पे आइए, मैं इस ब्लैक बोर्ड पे आकर के आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ये कैसे निकाला गया इसको। देखिए यहाँ आइए, जैसा कि आपने वहाँ देखा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो था वो इस प्रकार से बना, इस प्रकार से बना। ये हमारा 7 सेल है, 6, 5th, 4th, 3, 2, 1, दैट मीन्स के एल एम एन ओ पी क्यू, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5। अब सोचिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर रहा है, हाई सबसे हाई स्टेल में गया 7 में, और यहाँ से होते 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 यहाँ पे आ गया, और जब एक्साइट कर रहा था तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहीं रह गया था, तो यहाँ से आया तो फिर यहाँ पे आके फिर फर्स्ट पे आ गया, फिर यहाँ से आया तो फिर यहाँ पे हमारा फर्स्ट पे, ये सारे जब फर्स्ट पे रिटर्न हो गए, जो भी इलेक्ट्रॉन थे सारे फर्स्ट पे इलेक्ट्रॉन हो गए, ये रिटर्न हो गए। तो इसका मतलब हुआ कि इसका N1 1 हो गया, और N2 जो हो गया ना वो इन्फिनिटी हो गया। ये तो रेस्ट में भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट से भी तो आ सकता है ना, तो N1 1 हो गया और N2 इन्फिनिटी हो गया। इनके बीच में हम लोगों को ये निकालना है कि कितना हमारे पास एनर्जी होगा। नाउ फिर आप यहाँ से जब शुरू कर रहे हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से जब आ रहे हैं आप वापस आ रहे हैं, ये सारे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है डी एक्साइटेशन के बाद वो फिर हमारे पास सेकंड सेल में आ गए। जब वो सेकंड सेल में आ गए तो इसका N1 2 होगा और N2 इन्फिनिटी होगा, फिर से ये इन्फिनिटी से भी आ सकता है। सिमिलरली मूव ऑन दिस वन, आप इसी प्रकार सारे लाइंस को क्रिएट कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान तरीका है क्रिएट करने का। N1 3 होगा और N2 इन्फिनिटी होगा, एंड शो ऑन, इसी प्रकार आप आगे बढ़ते जाइए। N1 4 होगा, N2 इन्फिनिटी होगा, एंड दिस वन N1 5, N2 infinity, and this one N1 6
एंड इनटू इन्फिनिटी। अब हुआ कि इन सारे लाइंस को, इन सारे लाइन, ये जो लाइन बने ये सारे कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमारे पास हाइड्रोजन के सैंपल से ये सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होकर आए हैं और यहाँ पर जितने हमारे पास लाइन बने हैं इसका स्टडी किसने किए? तो लाइमन ने किए। सो दीज लाइन आर कॉल्ड लाइमन्स लाइन। देखिए लाइमन साइंटिस्ट हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो सेकंड सेल में जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन हुआ इसको बाल्मर ने स्टडी किया, इसलिए इसका नाम हो गया बाल्मर सीरीज। इसी प्रकार पास्चेन, सारे साइंटिस्ट ने एक एक करके स्टडी किए, उन्हीं के नाम पे ये लाइंस बन गए। और ये हमारा हो गया ब्रैकेट, पीफन एंड लास्ट वन जो हमारा हुआ पीफन और हम्फ्री। ये देखिए हमारे पास देयर आर 6 लाइन ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोजन। डिस्चार्ज ट्यूब में जो इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आया, यहाँ से हमारे पास ग्राउंड लेवल से चला और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से चलकर इन्फिनिटी तक गया, फिर वो वापस आया। जब फर्स्ट तक आया तो लाइमन, सेकंड पे आया बाल्मर, इस तरह से हमारे पास। अब मैं देखिए यहाँ पर एक एक लाइन का कम से कम 2-3 लाइन को आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप घर में खुद से निकालेंगे। मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 लाइन का काम कर दे रहा हूँ, बाकी 3 आप कर लेंगे। अब देखिए फर्स्ट लाइन में आपको निकालना है वेवलेंथ, फर्स्ट लाइन में निकालना है फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट लाइन का निकालना है रेडियस, फर्स्ट लाइन का निकालना है वेलोसिटी। आप कुछ भी निकाल सकते हैं। मैंने एक सिंपल सा फार्मूला आपको अभी के अभी दिया था थोड़ा देर पहले, दैट इज वेव नंबर। दिस इज द वेव नंबर। वेव नंबर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ एंड दिस इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1.096 इंटू 10 टू पावर 5 एंड हियर इज द 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब मैं फॉर लाइमन सीरीज के लिए काम कर रहा हूँ। लाइमन के लिए देखिए, फॉर लाइमन में हमारे पास, मैं सबसे पहले फर्स्ट में क्या करूँगा, n1 1 एंड n2 इन्फिनिटी पे जा रहा हूँ। देखिए पहला लाइन n1 1 जो इन्फिनिटी से आ रहा है, मैं सबसे बड़ा लाइन की चर्चा कर रहा हूँ जो कि इन्फिनिटी से आया है। नाउ 1b लेमडा इक्वल टू 1.096 10 टू पावर 5 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करो बच्चों तो देखो पाओगे कि 1.096 इंटू 10 टू पावर 5, दिस इज द पर सेंटीमीटर। नाउ लैम्डा इज इक्वल टू 1/1.096 इंटू 10 टू पावर 5। मैंने इसको रेसिप्रोकल लैम्डा निकाल दिया, ये लैम्डा हो गया। अब आप क्या करेंगे इसमें, अब आपको क्या करना है, अब जैसे ही इस वैल्यू को अगर आप एंगस्ट्रॉम में इसको वेवलेंथ निकालना चाहते हैं तो इसमें आपको ये जो हमारा सेंटीमीटर में आया है इसको मीटर में बदल दे या इसको एंगस्ट्रॉम में ले जाइए तो हमारे पास 10 टू पावर माइनस 10, एक एंगस्ट्रॉम में 10 टू पावर माइनस 10 होता है, हमारे पास 5 है। तो आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/1.096 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 बाई 10 टू पावर माइनस 3, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास वैल्यू होगा, पहले इसमें हम डिवाइड करके इसको यहाँ से ले ले, ऊपर मल्टीप्लाई कर दे तो और बढ़िया होगा, इससे बढ़िया होगा ऊपर ही 10 टू पावर हम लोग 3 ले ले तो 1000 बाई 1.096 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, दिस इज द एंगस्ट्रॉम। एंड दिस वैल्यू जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 1.096 है तो 1 में डिवाइड करते तो छोटा होगा, तो दैट मीन्स नियर अबाउट 960 आता है। आप करके देख लीजिएगा, दिस इज द एंगस्ट्रॉम। यानी यहाँ पर एक पॉइंट आया, एक मैंने वैल्यू दिया कि जब वो इन्फिनिटी से यहाँ आ रहा है, फर्स्ट सेल पे आ रहा है लाइमन सीरीज के लिए, तो उसका वेवलेंथ, उस लाइन का वेवलेंथ जो है ना 960 एंगस्ट्रॉम हो रहा है, ये पहला हुआ। और अब मैं एक छोटा, सबसे छोटा वाला को ले लेता हूँ तो मेरे को डिफरेंस पता चल जाएगा कि ये इस लाइन से इस लाइन के बीच में वेवलेंथ कितना है। देखिए मेरे पास ये 10 लाइन है, 20 लाइन है, 25 लाइन से मतलब नहीं है, मैं एक सबसे अंतिम का लिया, एक फिर एक फर्स्ट का ले रहा हूँ। अब इन दोनों में देखिए आपको एंगस्ट्रॉम का एक रेंज मिलेगा और वो बताएगा कि किस रीजन में ये लाइन पड़ रहा है। तो देखिए अब दूसरे में मैं आ रहा हूँ, जैसे मैं सेकंड में, लाइमन के लिए सेकंड में आ रहा हूँ कि ये जो n1 है ये तो 1 ही रहेगा, बट n2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ ये n1 1 है, ये 1 है और ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, तो दैट मीन्स कि n2 2 हो जाएगा। तो 1b लेमडा इक्वल टू 1.096 10 टू पावर 5 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, दैट इज 1b लेमडा 1.096 इंटू 10 टू पावर 5, दैट इज 3/4 एंड देन लैम्डा इज इक्वल टू 4/1.096 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू 3। नाउ फिर वही चीज़ आप यहाँ पर वही क्रम करेंगे
तो ये लैम्डा का वैल्यू 1260 एंगस्ट्रॉम आएगा, सॉरी 1200 एंगस्ट्रॉम, 1200 एंगस्ट्रॉम आएगा। अब समझ लीजिए कि ये लाइन अगर इन्फिनिटी से आ रहा था तो इसका जो वेवलेंथ है 960 एंगस्ट्रॉम है, और ये जो सेकेंड सेल से आ रहा है इसका एंगस्ट्रॉम हो गया 1200 एंगस्ट्रॉम। इट मीन्स कि लाइमन सीरीज का हमारे पास जो रेंज हुआ वो हुआ 900 to 1200, यानी 900 से 1200 एंगस्ट्रॉम की जब हम बात करेंगे तो लाइमन होगा। और ये हमारा रीजन जो पड़ता है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है। कौन सा रीजन होता है? अल्ट्रा वायलेट। इसको हम लोग यूवी रीजन कहते हैं। देखिए ये कितना सिंपल तरीका से अभी जो हम लोग ने इक्वेशन ड्राइव किया था उस इक्वेशन से हम लोग निकाले। आप जब कहते हैं कि जी के लिए प्रॉब्लम क्या, जी के लिए प्रॉब्लम यही होगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि लाइमन सीरीज का मैक्सिमम वेवलेंथ कितना है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। मैक्सिमम वेवलेंथ में 900 भी रखा जाएगा और 1200 भी रखा जाएगा और 2 और भी दिए जाएंगे। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि 900 और 1200 कहाँ से कहाँ तक था, तो आपके पास ये फॉर्मूला है, आपने इसका डेरिवेशन भी सीख लिया। यहाँ पुट करिए, वैल्यू निकालिए, देखिए कौन से लाइन के लिए मैक्सिमम आ रहा है। तो देख रहे हैं जो छोटा लाइन है जो सबसे नज़दीक से आ रहा है ना उसके लिए वेवलेंथ मैक्सिमम आ रहा है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव दिमाग में आपको ऑब्जेक्ट बनाने होंगे, तब जाकर के ये जी और नीट का क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे इसके बेस पे। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर देखना होगा कि इसका वेवलेंथ जो छोटा लाइन है उसका बड़ा वेवलेंथ है, जो बड़ा लाइन है उसका छोटा। ये एक तरीका अपनाइए। इसी प्रकार जब बाल्मर सीरीज के लिए आप जाते हैं, मैं बाल्मर के लिए फटाफट आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास बाल्मर सीरीज में ये लाइमन के बाद यहाँ पर आ जाइए बाल्मर के लिए। बाल्मर N12 और N2 इन्फिनिटी, अगेन N12 N2 इन्फिनिटी। नाउ ये वैल्यू हमारा अब चेंज कर रहा है। देखिए अब ये हमारा वैल्यू हो गया 1b लेम्डा इक्वल टू 1.096 10⁵/4 हो गया। दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 4/1.096 that is into 10⁻⁵, that is the per centimeter। अगेन अगर आप इसको फिर आप उसी तरह से 10⁻³ वाला कंसेप्ट लगा कर करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि लैम्डा इज इक्वल टू 3600 एंगस्ट्रॉम ये आएगा। ये कब आया? जब ये इन्फिनिटी से आ रहा था इस लाइन के लिए। इस लाइन के लिए वैल्यू निकाले तो 3600 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। और आप N12 और N23 रख के देखिए, मैं बता दे रहा हूं अगर आप N12 और N23 रखते हुए तो आपके जो लैम्डा का वैल्यू आएगा वो 6500 एंगस्ट्रॉम आएगा। और यही इसी रीजन में सारे कलर डिटेक्ट होते हैं, जितने भी विबजियोर के कलर हैं वो इसी रीजन में होते हैं। 3600 to 6500 एंगस्ट्रॉम में ये टोटल के टोटल आपके पास जो हमारे कलर डिटेक्ट होते हैं। जब ये कलर डिटेक्ट हो जाएंगे तो इसीलिए इसका नाम रखा गया बाल्मर से विजिबल रीजन, इसको हम लोग कहते हैं विजिबल रीजन। सिमिलरली इनके वेवलेंथ के वैल्यू पर, सबके वेवलेंथ के वैल्यू पे रीजन बताए गए हैं। पाश्चेक के बारे में कहा गया कि नियर इंफ्रारेड है, IR है, ये एग्जैक्ट इंफ्रारेड है, ये कहा गया कि फार इंफ्रारेड है, और ये कहा गया कि फारदेस्ट इंफ्रारेड है। ये देखिए फारदेस्ट इंफ्रारेड है, ये वैल्यू इस सब में आया। दैट मीन्स कि हर एक का अलग अलग वेवलेंथ देख रहे हैं। आप देख रहे हैं 900 से चल करके लाख तक पहुंच गया। तो अब क्या हुआ कि व्हेन ऑल सीरीज Lyman's to Humphrey be arranged on the basis of increasing order of their wavelength, this is called hydrogen spectrum. Now the definition of the hydrogen spectrum, when these lines are arranged on the basis of either increasing order of wavelength or decreasing order of frequency, this is called hydrogen spectrum. ये हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे काम किया। तो देखिए ये बोर मॉडल की फिजिबिलिटी था कि हम लोग उसके रीजन में चले गए और वहाँ पे निकाले। अब यहाँ पर इन्होंने बात कर दिया वेवलेंथ का, तो बोर के थ्योरी अपने आप में लिमिटेड होने लगा। बोर का एग्जैक्ट जो वर्क था वो पार्टिकल नेचर पे था, वेव नेचर की इसमें बातें कम हुई है। लेकिन जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की इन्होंने एक्सप्लेनेशन किया और जैसे इन्होंने वेवलेंथ और वेव की बात की तो लगा कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के बारे में वेव की भी ये चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पाया, ये थ्योरी लिमिटेड हो गया। तो देखिए कुछ लिमिटेशन, 4-5 लिमिटेशन मैं दिया हूँ, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए तो लिमिटेशन होना चाहिए। तो उस लिमिटेशन को मैं आगे कैसे ले जा रहा हूँ, अब आइए आप उस शीट पे आइए, देखिए लिमिटेशन 5 लिमिटेशन कौन कौन से दिए हैं। बड़ा सिंपल सा लिमिटेशन दिए हैं और उस 5 लिमिटेशन को जल्दी से हम लोग देखते हैं कि 5 लिमिटेशन कौन कौन से हैं। देखिए
ये देखिए मैं यहाँ पर दिया हूँ कि लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल में सबसे पहले मैथमेटिकली बोर मॉडल एक्सप्लेन ओनली मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम, ये करेक्ट 100% सही है। आप देख रहे होंगे मैं रेडियस निकाल रहा था, वेलोसिटी निकाल रहा था, एनर्जी निकाल रहा था, अभी जब वेव नंबर निकाले, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, दैट मीन्स पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन नहीं करता है। मैं हीलियम का भी निकाला, लिथियम का भी निकाला, बेरिलियम का भी निकाला, लेकिन क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला। तो पहला देखिए लिमिटेशन वही हो गया कि ये दिस थ्योरी एक्सप्लेन ओनली द सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बट नॉट द मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन के बारे के लिए क्यों नहीं बताते हैं, क्योंकि फेल्स टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इन द मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम। अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन ये नहीं किए, कहीं इनके थ्योरी में नहीं, इसलिए ये फेल हो गया थ्योरी। दूसरी चीज़, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं स्टेशनरी स्टेट में घूमते रहते हैं, लेकिन कहीं ये नहीं कहा कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, सेकंड में कितने घूमते हैं, थर्ड में कितने, कहीं भी व्याख्या नहीं हुई है। ये देखिए इनका दूसरे में रखा गया है कि डज नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। किस कैटेगरी पर? बाद में ब्यूरी जी आए हैं ना, जब बोर के साथ ब्यूरी आए हैं तो बोर ब्यूरी स्कीम से 2n² का सिस्टम लाया गया, लेकिन बोर अकेले नहीं, बोर के बाद ब्यूरी आए हैं तो 2n² का सिस्टम लाए हैं और सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में चर्चा हुई है, लेकिन बोर तक नहीं हुई है। फिर इनका सबसे फिजिबल जो हमारे पास थ्योरी था वो एंगुलर मोमेंटम की बात हुई थी कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होता है, लेकिन आप ध्यान से देखिए when we determine the radius, velocity and energy, एंगुलर मोमेंटम वैल्यू भी डिसअपीयर्ड, कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है कि एंगुलर मोमेंटम का हमारा वैल्यू गया कहाँ। तो ये देखिए सोचने वाली बात है कि डज नॉट प्रोवाइड मैथमेटिकल सपोर्ट टू द assumption of mvr इज इक्वल टू nh/2π। हम जब भी निकाले, रेडियस निकाले गायब हो गया, वेलोसिटी निकाले गायब हो गया, एनर्जी निकाले गायब हो गया, तो ये हमारे लिए लिमिटेशन हो गया। आखिर ये एंगुलर मोमेंटम है, इसको गायब नहीं होना चाहिए, तो ये हमको मैथमेटिकली सपोर्ट नहीं करता है। फिर देखिए इट इज अगेंस्ट डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग। अब शुरू हुआ यहाँ से मॉडर्निटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडर्न थ्योरी हाइजेनबर्ग से ही शुरू हुआ है। हाइजेनबर्ग और डी ब्रॉगली ने ड्यूअल कैरेक्टर सबसे पहले न्यू डाल दिया हाइजेनबर्ग ने, और ड्यूअल कैरेक्टर का एक्सप्लेनेशन किया डी ब्रॉगली ने। देखिएगा इससे पहले भी एक थ्योरी मैं सबसेल के लिए लेकर आऊँगा जिसका नाम है बोर समरफेल्ड थ्योरी, वो उस थ्योरी में हम लोग देखेंगे। फिर हमारा कि डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर आप स्पेक्ट्रल लाइन की बात कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, जैसा कि रदरफोर्ड ने डिफ्लेक्ट करा के दिखाया था, वैसा इनको भी चाहिए था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है। इन्होंने नहीं दिखाया, तो दो साइंटिस्ट ने, स्टार्क और जीमेन ने बारी बारी से इस एक्सपेरिमेंट को किए, तो ये इनके लिए हमारे लिए लिमिटेशन हो गया कि डिड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि स्टार्क ने दिए थे, और मैग्नेटिक फील्ड जो कि जीमेन ने दिए थे। ये दोनों जगह ये थ्योरी फेल्योर रहा। हुआ क्या, after deflection about the electric field and magnetic field, this hydrogen spectrum is split up into the very small mini series that is called, this is the atomic spectra series, this is the fine spectrum of hydrogen, जिसका explanation नहीं था, जो कि हमारे पास बोर और सोमरफेल्ड और बोर ने मिल करके ये बताया कि ये मॉडल जो है आगे कैसे बढ़ा। उन्होंने क्या किया, हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोस्कोप लेकर के उसका स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि ये जो लाइमन सीरीज का पहला लाइन है या बाल्मर का जो पहला लाइन है, हर एक लाइन बहुत सारे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं और उन सब के वेवलेंथ एक समान होते हैं। तो कहा गया कि यस, इस सेल के अंदर भी कुछ है, और वहीं से सबसेल की उत्पत्ति हुई, और वहीं पे ये बात पता चली कि एटम जो है, इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर एटम में है, वो स्फेरिकल सिर्फ नहीं घूमता है, वो इलेप्टिकल भी घूमता है। इलिप्टिकल का मतलब हुआ कि वो हमारे पास एंगुलर फॉर्म में भी घूमता है, और वहीं से सबसेल का न्यू पड़ा। तो जो बोर समरफेल्ड थ्योरी आया, आप इसको भी जल्दी से देख लीजिए, मैं इस पर भी काम करूंगा, इस पर भी आप मैथमेटिकल में पॉइंट पे आऊँगा। देखिए यहाँ पे समरफेल्ड में कि आफ्टर हिज स्टडी ऑन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, यहीं से शुरू हुआ। उनकी यही गलती थी कि इन्होंने स्टार्क और जीमेन इफेक्ट को इन्होंने फोकस नहीं किया था, इन्होंने फोकस किया, समरफेल्ड ने फोकस किया
a spectrum of hydrogen using the high resolving power spectroscope, he noticed that each line is composed of the several fine lines of the nearly same wavelength. मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि छोटे छोटे ग्रुप में और सबके वेवलेंथ बराबर हो गए थे, और उसको उन्होंने कहा कि दिस इज द फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज द फाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन। और उसके बाद उन्होंने प्रपोज करके कहा कि यहाँ पर ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट होते हैं, सेल होते हैं, सब सेल होते हैं। ये इसमें कंडीशन हमारे पास बना कि अगर हमारे पास देखिए, ये अगर कोई हमारे पास एक सेल है जिसका ऑर्बिट नंबर 4 है, और इस ऑर्बिट नंबर 4 से देखिए इसमें 1 2 3 हमारा इलिप्टिकल पाथ वाला हमारे पास कंडीशन आया, और ये इलिप्टिकल पाथ में देख रहे हैं कहा गया कि जो सेल लीजिएगा उसके हिसाब से उससे एक कम जो होगा आपका इलिप्टिकल पाथ मिलेगा। जैसे सेल नंबर 4 में देखिए के का वैल्यू 4 रखा गया, दैट मीन्स कि ये N4 बता रहा है और K4 मतलब बता रहा है कि समरफेल्ड का जो सेल है, तो इसके लिए देख के यहाँ 3 है, एक कम हो जाता है, तो इसमें 3 इलिप्टिकल और एक हमारा सर्कुलर हो गया। इस प्रकार से इसके बाद इन्होंने कहा कि यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है ये भी क्वांटाइज होता है, इसका भी एंगुलर मोमेंटम MBR जो होता है NH/2πe के बराबर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इनका एक ये था कि रेशियो ऑफ N/K, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बाई लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। दैट मीन्स कि इलिप्स में 2 हमारे एक्सिस होते हैं, एक बड़ा एक्सिस होता है, एक छोटा एक्सिस होता है। तो मेजर एक्सिस को हम लोग जो होता है बोर का सेल बोलते हैं, और माइनर एक्सिस को जो होता है वो हम लोग समरफेल्ड का एक्सिस बोलते हैं। और हमेशा n जो होता है वो k से बड़ा होता है, और k का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता है, वो 1 2 3 हो सकता है, कभी 0 नहीं हो सकता है। इस तरह से N/K का जो हमारे पास रेशियो आया, और यहाँ से पता चला कि सेल के अंदर सब सेल भी है। अगर सेल के अंदर सब सेल है तो नो डाउट इसमें डुअल कैरेक्टर की बात उठने लगी, और जब डुअलिटी की बात हुई तो सबसे पहला मॉडर्न कंसेप्ट में हमारे पास हाइजेनबर्ग की थ्योरी आया। और हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, हाइजेनबर्ग का कहना था कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए अगर आप उसका पोजीशन और मोमेंटम की बात करते हैं तो दोनों का वैल्यू एक समय में सही एक साथ नहीं निकाला जा सकता है। अगर कोई एक निकाल सकते हैं तो दूसरा हमारा अननोन हो जाएगा, और कोई दूसरा निकाल रहे हैं तो पहला अननोन हो जाएगा। इन सारी बात को लेकर के हम अगले क्लास में आएंगे, इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन में आएंगे, और यहाँ से फिर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ भी बताएंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए बताएंगे। अगले क्लास के लिए आप तैयार रहेंगे, और अपना जो कॉमेंट पिछले क्लास में आप दिए हैं अब बताएंगे कि जी का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं, या कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें लिखेंगे कि जी और नीट का प्रॉब्लम कौन सा प्रॉब्लम है जो आपको दिक्कत कर रहा है। मैं उसके हिसाब से फिर से अगले क्लास में टीचिंग करने का कोशिश करूंगा। थैंक यू।